को मेरा पालागन। मैं अतुल चतुर्वेदी फिरोजाबाद से अपने YouTube चैनल आवर हेरिटेज की चतुर्वेदी हेरिटेज सीरीज की अगली कड़ी लेके आपके सामने प्रस्तुत हूं। पिछले अंकों में हम लोग चर्चा कर चुके हैं चतुर्वेदियों के इतिहास की, चतुर्वेदियों की संस्कृति की, चतुर्वेदियों के उल्लेखनीय उपलब्धियों की, माथुर चतुर्वेदी समुदाय के लोगों के विभिन्न रीत रिवाजों की और व्यक्तित्वों की भी। आज इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए इस एपिसोड में मैं आपसे एक तो चर्चा करूंगा एक ऐसे महान व्यक्तित्व की जो कि पुष्टिमार्गी वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में से एक हुए। दूसरी मैं चर्चा करूंगा जो चतुर्वेदियों का पलायन या प्रयाण उनके चतुर्वेदी होने के, उनके माथुर होने के पहले भी, यानी माथुर ब्राह्मण होने के पहले भी और माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण होने के पहले भी जो क्षीर सागर से एक प्रक्रिया शुरू हुई है और वो अनवरत सतत जारी है अपनी प्रगति के लिए और अन्य समयानुकूल कारणों से समय समय पर ये लोग अपना स्थान बदलते रहे हैं, वो आज भी जारी है। तो मैं ये आपसे ये भी चर्चा करूंगा कि भदावर और उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बाहर के राजस्थान, मध्य प्रदेश, बंगाल, दिल्ली, हमने सब जगह की चर्चा की। आज चर्चा करेंगे जो पहाड़ी क्षेत्र में भी ये लोग गए हैं उस विषय में। इसके अलावा चतुर्वेदी समुदाय की जो एक विशेष पहचान है, महफिलें। दूसरा उनका विट, उनकी हाजिर जवाबी, उनकी तुरंत बुद्धि, उनका हास्य या व्यंग, उनका वाक चातुर्य और इस किस्म के मसलों की भी चर्चा करेंगे। उनकी वीरता की युद्ध के संदर्भ में, ब्रह्मक्षत्री के संदर्भ में तो चर्चा की है। आज आत्मबल के संदर्भ में भी एक आपको किस्सा बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे चर्चा करूंगा एक महान हस्ती मथुरा के चतुर्वेदी, श्री माथुर चतुर्वेदी संप्रदाय में जिन्होंने जन्म लिया सन 1515 ईस्वी में। इनका नाम प्रसिद्ध है छीत स्वामी जी या पहले छीतू चौबे करके। इनका किस्सा यह है कि ये चतुर्वेदी, माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे और मथुरा में अपने जैसा उनकी दिनचर्या थी, पूजा पाठ करना, भांग ठंडाई करना और कसरतें या पहलवानी करना और अपनी जजमानी करना। लेकिन इनके जजमान मालूम है कौन थे? इनके जजमान थे बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक राजा बीरबल। तो ये जो छीतू चौबे थे ये मस्त मौला थे और जो चौबों के सारे सद्गुण मैं क्रोध के हैं वो इनमें भी थे। जो एक वैष्णव संप्रदाय के लोगों का एक प्रमुख ग्रंथ है 252 वैष्णवन की वार्ता, उसके अनुसार ये श्रीमद् वल्लभाचार्य के द्वितीय पुत्र श्री विट्ठलनाथ गोस्वामी जी के शिष्य थे। तो होता क्या है कि छीतू चौबे मथुरा में अपने कार्यक्रमों में व्यस्त रहते थे। थोड़ी उद्दंडता के लोगों का इनका साथ भी था और एक दिन इनको जाने क्या सूझी और लोगों के साथ कि गोकुल में उस समय विराज रहे थे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के, जो मैंने जिक्र किया, द्वितीय पुत्र विट्ठलनाथ जी। तो इनको सूझी कि उनकी परीक्षा लेनी है और कुछ अपने संग उद्दंडी लोग कहिए या जैसा कथानक में है कि कुछ गुंडे किस्म के लोगों के साथ
ये गोकुल पहुंचे और उनकी परीक्षा लेने के लिए। जब ये वहां पहुंचते हैं तो वो जो विट्ठलनाथ जी हैं वो अपने पुत्र के साथ भगवान श्री कृष्ण या गिरधर स्वामी जो भी कहिए उनके सामने बैठे हुए अपने पुत्र से वार्ता कर रहे थे। और जब इन्होंने बाहर से आवाज दी है तो उन्होंने सीधे अंदर सहज भाव से बुला लिया। ये तो गए थे कुछ उद्दंडता करने, लेकिन वहां भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति देख के, प्रभाव रूप देख के और विट्ठलनाथ जी की सहजता और जो उनका एक दिव्य व्यक्तित्व था, उससे अचानक इनके मन में जाने क्या परिवर्तन हुआ कि उनके पैरों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि मैं जो हूं बहुत अपने मन में और वैसे क्षमा याचना की और सब किया और उनसे करुणा भाव से भरकर कहा कि अब मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। कहने का लुब्बे लुभाव यह है कि उनको विट्ठलनाथ स्वामी जी ने अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया। कई ग्रंथों में ये बड़ा अच्छा गाते थे, तो इनके पदों की, इनके छंदों की बहुत ज्यादा चर्चा मिलती है। और ये विट्ठलनाथ स्वामी जी के शिष्य बन के छीतू चौबे वहीं पर श्री कृष्ण भक्ति में इन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। ये वल्लभाचार्य के वल्लभ संप्रदाय के पुष्टि मार्ग के अष्टछाप कवियों में से एक माने गए। अब क्या हुआ कि जो लोग मथुरा में पौरोहित्य के द्वारा अपना जीवन यापन करते थे, तो वो साल में एक बार अपने जजमान के यहां चक्कर लगाने जाते थे। इसके लिए टर्म है बरसौड़ी। ये बरसौड़ी लेने जाते थे। तो ये जो छीत स्वामी जी थे, छीतू चौबे अब छीत स्वामी हो गए थे, इनकी बड़ी ख्याति प्रसिद्धि हो गई थी। लोग इनके प्रति बड़ा भक्ति भाव रखते थे। इनके स्वभाव में आमूल चूल परिवर्तन आ चुका था। ये बीरबल के यहां आगरा गए, राजा बीरबल के यहां रुके। अब जब सुबह सुबह राजा बीरबल की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि ये कृष्ण जी की भक्ति के तमाम पद गा रहे हैं। उसके बाद ये नहाने गए। जब नहा के लौटे तो इन्होंने ठाकुर जी की पूजा की और फिर अपना पदों का गायन किया। तो बीरबल ने थोड़ा असहज महसूस किया और बीरबल ने इनसे कहा कि महाराज, ये पद और ये गायन आप यहां ऐसा मत करो। अगर म्लेच्छ देशाधिपति ने सुन लिया, मतलब अगर बादशाह अकबर ने सुन लिया, तो वो मालूम नहीं क्या सोचेंगे और मालूम नहीं क्या उसका परिणाम होगा। राजा बीरबल का ये कहना था और छीत स्वामी जी तो बिल्कुल आग बबूला हो गए और उसी समय इन्होंने कहा कि अब मैं तुम्हारे यहां कभी नहीं आऊंगा। और वो म्लेच्छ देशाधिपति की बात छोड़ो राजा बीरबल, मोए तो तुम म्लेच्छ देशाधिपति जैसे लग रहे हो, ये कह के और ये वापस अपने ब्रजधाम को, मथुरा गोकुल को आ गए। जब अगली बार इनसे इनके कुछ दिनों बाद गुरु ने कहा कि जाओ भाई ये अपने लिए कुछ पैसा लेके आओ, इन्होंने किस्सा बताया और इन्होंने कहा कि साहब अब मैं वैष्णव हूं, वैष्णव लोगों से भी जाके भिक्षावृत्ति नहीं करूंगा, मुझे तो यहीं रहने दीजिए, प्रभु की सेवा में रहूंगा। उधर राजा बीरबल से किसी तरह से ये किस्सा अकबर को मालूम हुआ तो अकबर ने इस पे बड़ा अपना ऐतराज जताया। उसने कहा, अकबर ने ऐसा वर्णन मैंने कथानक में पढ़ा है, जहां ये किस्सा पढ़ा है, कि अकबर ने कहा कि नहीं ये श्रद्धेय लोग हैं, गोस्वामी लोग, और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और अकबर ने अपने कुछ अनुभव बताए। गोकुल और वृंदावन की तरफ गया था तो वहां नाव में उसने गोस्वामी और साधुओं के वहां के पथकार देखे और अकबर का मतलब उसने बताया कि नहीं मैं तो इस चीज के प्रति खुद श्रद्धा रखता हूं, लेकिन जो होना था वो हो चुका था।
ये जो छीत स्वामी जी थे, इसके बाद इन्होंने अपना सारा जीवन पदों के गायन में और इसमें बिताया। ना ये बीरबल के गए ना किसी के। हाँ, ये है कि जयपुर नरेश ने, ऐसा कहा जाता है कि 20 बीघा जमीन और इनकी वृत्ति बांध दी थी, एक मंदिर भी बना था और इनके पदों की बड़ी चर्चा है 252 वैष्णवों की वार्ता में भी, और जो पुष्ट मार्गी अष्टछाप कवियों की जहां साहित्य है उसमें छीत स्वामी के कृत्य की भी बड़ी चर्चा है। तो ऐसे ऐसे महान लोग हमारे श्री माथुर चतुर्वेदी संप्रदाय में हुए हैं। अब मैं आपको एक आधुनिक काल की तरफ की चर्चा करूंगा और इस घटना को 6 मई 2013 के अमर उजाला में भी बड़ी प्रमुखता मिली थी। ये इस किस्म की चीज है कि मथुरा में 5 शताब्दी पूर्व, यानी लगभग 450-500 वर्ष पूर्व मथुरा के चौबेपाड़ा से कुछ माथुर चतुर्वेदी लोग, जो अब वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश है, इसके क्षेत्र में गए। अल्मोड़ा के देघाट क्षेत्र में इनको चतुर्वेदी और लोहा घाट के सुई बागेश्वर के मंडल सेरा, मनकोट, छाती आदि गांवों में इनको चौबे कहा जाता है। ये वहीं बस गए। 1950 के दशक तक मथुरा और कुमायूं के चौबों में आपसी संबंध, आना जाना, रिश्तेदारियां का भी प्रगाढ़ रहा है। 1873 के सरकारी दस्तावेजों में भी चौबे और चतुर्वेदी जातियां अल्मोड़ा उसके आसपास के गांवों में अंकित हैं। मंडल सेरा जो वहां इलाका है, वहां के निवासी भुवन चौबे ने बताया है कि इन लोगों के पूर्वज स्वयं को भगवान राम द्वारा ब्राह्मण वृत्ति के लिए स्थापित किए गए ब्राह्मणों में गिनती थी और ये मथुरा के निवासी थे। 500 साल पहले, ये मतलब मंडल सेरा निवासी भुवन चौबे के अनुसार, 500 साल पहले ये चौबेपाड़ा से लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा को आए और उसमें से कुछ लोग यहीं बस गए। मतलब यह है कि चतुर्वेदियों का प्रयाण जो विभिन्न कारणों से और विभिन्न क्षेत्रों में है, तो वो माथुर चतुर्वेदी लोगों के कुछ परिवार, जो कहीं 22 परिवारों का जिक्र है, कहीं 50 से लगभग परिवारों का जिक्र है, ये कुमायूं क्षेत्र में जो वर्तमान उत्तराखंड है, यहां पर बसे हुए हैं। अब इस बात के बाद आज मैं आपसे चर्चा करूंगा चतुर्वेदियों का, जैसे मैंने बताया कि बगीची संस्कृति, जहां ये सब इकट्ठे होते थे। अगर मध्यकाल की बात करें तो ये जो मुगल और मुस्लिम शासक थे, ये इनके बगीची वाली चीज से थोड़े सशंकित रहते थे कि ये वहां इकट्ठे होते हैं और अगर राजा से नाराज हैं तो वहीं से इनका प्रचार कार्यक्रम भी चलता है। अंग्रेजों के समय में तो बगीची संस्कृति से अंग्रेज शासक बहुत ही सशंकित रहते थे। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। ये जो चतुर्वेदियों में महफिल लगाना कह लीजिए, सामुदायिक रूप से बैठना कह लीजिए, ये सारी चीजें जो है ये हमारी परंपरा का अंग रही है। मैं अपने बाबा स्वर्गीय सुशील चंद जी के दस्तावेज खंगाल रहा था, तो उसमें मैंने पाया कि जो फिरोजाबाद में वर्तमान में हनुमान जी का मंदिर है, ये और इसके आसपास का जो पूरा इलाका था, वो फिरोजाबाद के माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों के ही, कहना चाहिए कि प्रभुत्व का या प्रभाव क्षेत्र का इलाका था। शाम को वहां बगीची में चतुर्वेदी लोग इकट्ठे होते थे, दर्शन भी करते थे, भांग ठंडाई भी होती थी और बैठक होके चर्चा करके सुबह कसरतें भी हो रही हैं। एक कहना चाहिए सामुदायिक केंद्र था। इस बगीची का एक बहुत अच्छा और आधुनिक रूप मैंने लखनऊ में देखा। चंदरपुर के मूल निवासी और उत्तर प्रदेश शासन में जेल अधीक्षक, बाद में डीआईजी जेल्स रहे, और हमारे फूफा जी
स्वर्गीय पाठक लालता प्रसाद जी उस समय लखनऊ में जेल अधीक्षक थे, मॉडल जेल के, और वहां जेल हाउस करके उनका घर था, उसमें रहते थे। ये जो जेल हाउस था ये इतना विशाल और बड़ा घर था कि पूरा मालूम पड़े कि एक पूरा का पूरा मोहल्ला उसमें बस जाए। बल्कि एक बार हमारी मौसी का लड़का उसमें गया तो वो रास्ता भूल गया घर के अंदर, इतना बड़ा विशाल घर था। तो जो मैं महफिल की बात कर रहा था तो उस समय लखनऊ में ये स्थिति थी कि पुलिस में एडिशनल आईजी स्वर्गीय भगवत स्वरूप चतुर्वेदी जी थे। लखनऊ में उस समय या उसके आगे पीछे कमिश्नर स्वर्गीय पृथ्वीनाथ जी चतुर्वेदी थे। ट्रांसपोर्ट में डिप्टी कमिश्नर स्वर्गीय गजेंद्र नाथ जी चतुर्वेदी थे। हमारे दूसरे फूफा जी होलीपुरा के राय साहब जुगल किशोर जी के ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय रवीन्द्र नाथ जी, जिनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, वो बड़े प्रकांड ज्योतिष के भी विद्वान थे, इंजीनियर थे, वो भी लखनऊ आ जाते थे। हमारे पिताजी अशोक चंद जी का भी लखनऊ में आना जाना रहता था। और वहां जेल हाउस में मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के विभिन्न कोनों में रहने वाले चतुर्वेदी समुदाय के लोगों का जो एक दूसरे से रिश्ते से और अन्य तरह से कनेक्टेड थे। एक नन्हे दद्दा कानपुर के थे, एक उनके पुत्र गोगो भाई साहब कहते थे, गोकरण नाथ चतुर्वेदी जी थे, और न जाने कितने चतुर्वेदी लोग थे। उनका रोज वहां इकट्ठा होना होता था। वहां पर उम्र के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं, ताश भी खेले जा रहे हैं, चाय नाश्ता भी हो रहा है। और ये प्रक्रिया कोई एक दिन की नहीं, कोई 2 दिन की नहीं, सब लोग अपना काम तो करते थे। एफिशिएंट ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स थे, पुलिस में थे, और अन्य जो भी काम धंधे थे लोगों के, वो लोग वहां जब आके इकट्ठे होते थे तो पूरा ये एक प्रक्रिया आनंद की, महफिल की, ताश भी है, बातचीत भी है, बौद्धिक चर्चा भी है, काव्य पे भी चर्चा हो रही है, साहित्य की भी चर्चा हो रही है, देश विदेश की भी चर्चा हो रही है। यानी जितने विषय हम लोग सोच सकते हैं उस किस्म की चर्चाएं होती थी। परिचय भी लोगों का होता था। चंदरपुर वाले अंटू भाई साहब कहलाते थे, वो वहां, उनसे मुलाकात होती थी। और धनेश चंद जी थे, उनसे मुलाकात होती थी। उनके बड़े भाई अवधेश चंद जी ट्रांसपोर्ट विभाग में थे, उनसे मुलाकात होती थी। मेरा कहने का मतलब यह है कि न जाने कितने लोग, चतुर्वेदी लोग वहां इकट्ठे होते थे। हंसी मजाक, ठिठोली और एक प्रगाढ़ता, इसी चीज का बदला हुआ रूप मैंने फिरोजाबाद की जो पीली कोठी का जिक्र किया है वहां होता था। वहां शाम को जब राय बहादुर पंडित ब्रजेंद्र नाथ जी चतुर्वेदी जी रिटायर होके आके रहते थे तो शतरंज की महफिल हो रही है, लोग इकट्ठा हो रहे हैं। उसके पहले मैंने अपने पिताजी से सुना है कि हमारे पिताजी के चाचा और डॉक्टर विशंबर नाथ जी और उनके भाई राय बहादुर ब्रजेंद्र नाथ जी और उनके छोटे भाई नरेंद्र नाथ जी स्वर्गीय IAS, उनके पिताजी डॉक्टर गुलजारी लाल चतुर्वेदी, उनकी महफिल लगी है, लोग पहुंचे हैं, लोग कह रहे हैं साहब आज खाने को फलानी मिठाई अच्छी है। यानी चतुर्वेदियों का निर्मल आनंद और बौद्धिक चर्चा। उसके बहुत पहले जो 1902 में तो राय साहब पूरनमल जी की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उन्होंने भी खेल कूद, साहित्यिक चर्चा, इस सब का बहुत प्रचलन किया। फिरोजाबाद में ही दादाजी बनारसी दास चतुर्वेदी जी जब रहते थे तो दादाजी के यहाँ तरह तरह के साहित्यकार हिंदुस्तान के कोने कोने से, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसी शख्सियतें हैं, तरह तरह के साहित्यकारों में किस किस का नाम लूं, लोग आ रहे हैं और वहां पे उनके पास अपनी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। जो रोटी दाल बनी है वो खा के भी जा रहे हैं। फिरोजाबाद में ही एक और स्थान है चौबे हाउस। चौबान मोहल्ले में चौबे हाउस में लोग शाम को एक समय है इकट्ठे हो रहे हैं, दिन भर की चर्चा हो रही है, देश के मसलों पर चर्चा हो रही है, बौद्धिक चर्चा हो रही है। और फिरोजाबाद में प्रकाश चंद चतुर्वेदी साहब, बादशाह वकील साहब का एक चबूतरे पे लोग शाम को बैठे हैं। होली के टाइम में सब चतुर्वेदियों के यहाँ एक एक दिन
कुछ चतुर्वेदी घरों में होली गायन का भी कार्यक्रम हो रहा है। होली गायन भी चतुर्वेदी संस्कृति का एक बड़ा महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है, जिस पर बाद में चर्चा करूंगा। तो बादशाह वकील साहब के चबूतरे पे भी ये लोगों के इकट्ठा होने का और सहज वृत्ति से लोग इकट्ठे हो रहे हैं, बातचीत हो रही है, करंट टॉपिक्स पे भी चर्चा है, पुरानी साहित्यिक सांस्कृतिक चर्चा भी है। इस किस्म से ये जो एक चतुर्वेदी समुदाय का मैंने आपसे बताया कि जो बगीची संस्कृति शुरू हुई है, उस बगीची संस्कृति का ही बदला हुआ रूप हम इस चीज में देखते हैं। बगीची संस्कृति में एक भैया साहब श्री नारायण जी की चर्चा भी करना आवश्यक है। चाहे लखनऊ में खुर्शीद बाग का उनका रहना हो या इलाहाबाद में दारागंज का, उनके यहाँ भी ऐसी महफिल लगती थी कि जिसमें उस जमाने के कौन से ऐसे साहित्यकार होंगे, कौन से ऐसे महत्वपूर्ण लोग होंगे जो वहाँ जाके साहित्यिक, राजनीतिक, सामाजिक, देश विदेश के विषयों पर चर्चा न करते हो। ये जो परंपरा है, इसको अन्य स्थानों में भी जहां पर माथुर चतुर्वेदी ब्राह्मणों का रहना हुआ है, वहां निश्चित तौर पर किसी ना किसी रूप में विद्यमान रही है। चूंकि सबकी जानकारी मेरे पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए सबकी चर्चा करना संभव नहीं है। चतुर्वेदी समुदाय का मैं आपसे ये तो बता चुका हूं कि भदावर क्षेत्र में गए तो कमतरी की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, होलीपुरा के बड़े बड़े भवन हैं, कचपुरा में मकान हैं, चंद्रपुर में मैंने आपसे जिक्र किया था कच्चे मकान हैं, और अन्य जगह बटेश्वर, नाटोली, अन्य जगहों का भी मैंने आपसे जिक्र किया, कायमगंज का जिक्र कर चुका हूं। जब यहां मैं इससे थोड़ा जोड़ते हुए ही आपको बताना चाहूंगा कि जब मैं एक बार इजिप्ट यानी मिस्र में काहिरा में घूम रहा था, तो काहिरा में एक बड़ा पुराना बाजार, खान अल खलीली मार्केट। उस अल खलीली मार्केट की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वहां 1800 साल पुरानी दुकानें हैं, और वो 1800 साल पहले जिन परिवारों की दुकानें थी, उन्हीं परिवारों के लोग पुश्त दर पुश्त उन दुकानों पे बैठ रहे हैं। यानी आप सोचिए कि हम एक दुकान पर गए, उस दुकान पर खड़े होकर हम जिस व्यक्ति से कुछ सामान ले रहे हैं या बात कर रहे हैं, तो वहां पर 1000 साल 800 साल की लीगेसी है। उसके फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर पुश्त दर पुश्त उसी जगह बैठ के और वहां व्यापार करते रहे हैं। मैं बड़ा प्रभावित था इस चीज से। जब मैं ये चतुर्वेदी हेरिटेज की सीरीज बना रहा था, तो इन्हीं चीजों को सोचते सोचते एक बात मेरे सामने आई। कुछ इस किस्म की बातों में मेरी बात फिरोजाबाद सेंट्रिक इसलिए ज्यादा है कि जितना डीप मुझे फिरोजाबाद की जानकारी है, उतनी डीप हर जगह की नहीं है। जहां की आती है मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूं। तो फिरोजाबाद में मैंने ये चिन्हित किया कि फिरोजाबाद में 2 घर ऐसे हैं जिनमें 500 वर्षों के लगभग से, यानी 5 शताब्दियों के लगभग से उसी परिवार के लोग पुश्त दर पुश्त रह रहे हैं, और 2 घर ऐसे हैं जिनमें उन्हीं घरों में 125 साल से उसी परिवार के लोग पुश्त दर पुश्त रहते हैं। तो सबसे पहला घर जिसकी मैं चर्चा करूंगा, वो घर है वर्तमान में हरिश्चंद्र जी पूर्व सभासद, उनके पिताजी स्वर्गीय शंभुनाथ चतुर्वेदी जी, उनके पिताजी और ताऊ नारायण दास जी, जो कि कलकत्ते जाके काम करते थे और बड़ा नाम उनने कमाया, बड़े शतरंज के भी खिलाड़ी थे। उनकी वाक्पटुता के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं, उनकी एफिशिएंसी के किस्से प्रसिद्ध हैं। उनके छोटे भाई चिंतामणि जी, जो शंभुनाथ जी के पिताजी थे, जो रेलवे में थे, और उनके छोटे भाई डॉक्टर नरोत्तम दास जी, जो कि कानपुर में डॉक्टर थे। इनकी जो फिरोजाबाद में चौबान मोहल्ले में इन लोगों का मकान है,
इनके और पुश्तों में ऊपर जाएं तो बाबा हरदेव दास थे। ये परिवार लगभग 5 शताब्दी पूर्व राजस्थान में, पहले अमरसर से सभापति चौबे जी इनके सिजरे में पहले आदमी हैं जो ये लोग अमरसर से निकल के वशिष्ठ गोत्र के काहो वंशी लोग यहाँ आए फिरोजाबाद। तो सभापति जी जो 10-12 पुश्त पहले थे इनके सिजरे में मौजूद है। उनके जमाने से ये मानते हैं कि ये इनकी मकान कह लीजिए, ये हवेली कह लीजिए, ये यहाँ पर मौजूद है और लगभग अपने मूल रूप में मौजूद है। और इसमें मैंने खुद रहते हुए स्वर्गीय शंभुनाथ चतुर्वेदी जी, उनकी पत्नी जो हमारी नानी हुई, हम लोग माई कहते थे, बाबा बैनी माधव जी, पोपो मामा या इंद्रमणि चतुर्वेदी जी, पृथ्वीनाथ चतुर्वेदी जी दास फिरोजाबादी, दिलीप चतुर्वेदी जी, इन सबको रहते देखा है। और अभी वर्तमान में सभासद जो रहे हैं हरीश चतुर्वेदी जी, वो और उनका परिवार वहां पर रह रहे हैं। ये लोग काहो इनकी अल है और ये फिरोजाबाद आके चौबान मोहल्ले में जिस मकान में रह रहे हैं, तो समयानुकूल मकान में जो लोग रहते हैं वो परिवर्तन तो कराते हैं, लेकिन कमोबेश मूल ढांचा वही है। और ये भी बताया गया है कि वो मकान की चर्चा गजेटियर ऑफ फिरोजाबाद में भी है। ऊंची कुर्सी है, हालांकि अब तो सड़क का लेवल ऊपर हो गया है, लेकिन फिर भी उस मकान का ऊंचा चबूतरा है, ऊंची कुर्सी है। एक तरफ से आप चबूतरे में जाइए तो बैठका है, बैठका के बाद अंदर आंगन है। अगर उसके मेन दरवाजे से घर के से घुसिए तो 3-4 सीढ़ी चढ़ के चबूतरे पे फिर घर का बड़ा सा दरवाजा है और वही पुराना मोटा दरवाजा, बड़ी चौड़ी देहरी। उसके बाद अंदर घुसिए तो पौरी है और उसके बाद अंदर आंगन है। और अब तो परिवर्तन हो गया है, नहीं तो आंगन में एक पेड़ था नीम का, आंगन में एक कुआं था, आंगन से 2 तरफ जीने हैं जो कि टेढ़ी कैंची वाली सीढ़ियां हैं, उसमें पुरानी ककैया ईंट की मोटी मोटी लगभग 2-2.5 फीट की कई जगह तो दीवारें हैं, मढ़ा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ये मकान ये बताते हैं कि 500 साल पहले हमारा आर्किटेक्चर कैसा था। मोटी दीवारें थी, सोटों का पटाव था, मोटी दीवारों के कारण गर्मी और सर्दी दोनों का प्रभाव अंदर आने रहने वाले लोगों पे कम होता था। आंगन था तो धूप वहां पर थी। यदि कोई ऐसी नौबत आ जाए कि रात बेरात पानी की जरूरत है तो घर के अंदर ही कुआं था, धूप में छाया में बैठने को पेड़ भी था, छत के ऊपर जिसको तिखंडा कहिए या अंटिया कहिए तो दूर से दिख जाए। इन मकानों की आज आप उसका अनुमान इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि आसपास आबादी बहुत हो गई है, लेकिन जब ये मकान बने होंगे, आसपास मकान नहीं है, ऊंची कुर्सी पे मकान बना हुआ है, तो इन मकानों का एक वैभव अलग रहा है। जब आप किसी ऐसे मकान में जाएं कि जो 500 साल से उसी जगह पे बना हुआ है, कमोवेश अपने मूल स्वरूप में है, और उसमें जो परिवार रह रहा है वो पुश्त दर पुश्त वही परिवार 500 वर्ष से वहां रह रहा है। दूसरा मकान चौबान मोहल्ले में मैं जो आपसे जिक्र करूंगा वो मूलतः हमारे परिवार का पुराना मकान है। हम लोग तो वहां से शिफ्ट कर चुके हैं, बट हम लोगों का भी वहां मकान है और उस मकान का ही परिवार में बंटवारे के हिसाब से हिस्से होते चले गए। तो मूल मकान के एक हिस्से में वर्तमान में अरविंद भाई साहब या श्री अरविंद चतुर्वेदी एडवोकेट जी रहते हैं, बगल में चौबे हाउस है और एक तरफ अब सत्येन चतुर्वेदी जी, शैलेन चतुर्वेदी जी रहते हैं, पहले नित्यानंद चतुर्वेदी जी रहते थे। तो मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं जब दुर्गा प्रसाद जी के जमाने में यही हम लोगों की पुरानी गढ़ी का इलाका था जहां हल चलाने की बात थी और चौबे सुदर्शन लाल जी के पूर्वज चौबे हुलास राय की मदद भी मिली और वो सब बादशाह के यहाँ का किस्सा मैं पिछले एपिसोड्स में चर्चा कर चुका हूं। अब उस मकान में भी आप सोचिए कि जो चौबे हाउस में परिवार है वो इसी हमारे पुरोहित वंश के परिवार के एक पुत्री थी जिनकी पुरा कनेरा शादी हुई, वो लोग आके रहने लगे। वो उन लोगों का हिस्सा कहिए, वो भी करीब 200 साल से 225 साल से वहां रह रहे हैं। जो हम लोगों वाला मकान है वहां तो 500 साल से अनवरत पुष्ट दर पुष्ट
एक ही परिवार है, वो पुष्ट दर पुष्ट रह रहे हैं, लोग वहां से निकल भी गए लेकिन वो लोग रह भी रहे हैं, और बगल वाले मकान में भी। फिर मैं आपसे चर्चा करूंगा, चौकी गेट पे एक मकान है जहां इस समय हमारे ताऊजी स्वर्गीय सुबोध चंद जी के पुत्र, जिनको हम लोग टुन्नू दादा भी कहते हैं, सुदीप चंद जी रहते हैं। वहां उस मकान का हमारे यहाँ रिकॉर्ड है सन 1893 से रहने का। सोचिए, वही परिवार पुष्ट दर पुष्ट उसमें भी लोग रह रहे हैं, आज भी रह रहे हैं। एक और मकान जो मैंने चर्चा की, पीली कोठी, वो भी 1880-90 के दशक में बना हुआ है। वहां भी 125, 30, 40 साल से उसी परिवार के वर्तमान में ये डॉक्टर विशंबर नाथ चतुर्वेदी जी के पुत्र स्वर्गीय ओंकार नाथ जी के पुत्र छोटे आनंद वहां पर रहते हैं। तो इन मकानों को जाके आप फील कर सकते हो कि हाँ, हमारे पूर्वज लोग पुष्ट दर पुष्ट कैसे रहते आए हैं यहाँ पर, और कैसे पहले 500 साल पहले या 125 साल पहले लोग रहा करते थे। ऐसे मकान इटावा में भी हैं, अन्य स्थानों में भी हैं, होलीपुरा में भी हैं, कमतरी में भी हैं। लेकिन कमोबेश स्थिति क्या है कि लोग वहां से उन मकान तो खड़े हैं लेकिन लोग कहीं और जा चुके हैं। इन मकानों की चर्चा मैंने इसलिए की कि ये मकान जब बने तब से लगातार इनमें उस परिवार के लोग रहते आ रहे हैं। एक मैं आपसे चर्चा और करना चाहूंगा कि चतुर्वेदी समुदाय अपनी विट के लिए, अपने चातुर्य के लिए, अपनी हाजिर जवाबी के लिए और अपने आत्मसम्मान के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसके दो एक किस्से मैं आपको और बता दूं। एक किस्सा तो इसका ये है, जो सबसे पहले शुरू करूंगा, कि चतुर्वेदी लोगों में खास तौर से ब्रज क्षेत्र में और फिरोजाबाद में भी आपसी बोलचाल की भाषा में एक से एक पढ़े लोग, अच्छे अच्छे ओहदों पे काम करने वाले लोग और साहित्यकार लोग, शिक्षक लोग, लेकिन आपसी बातचीत की भाषा में यहां गाली गलौज का बहुत प्रचलन है चतुर्वेदी बांधवों में। अब तो कम हो गया है, गाली कोई भी हो सकती है। इस चैनल पे मैं वो गाली दोहराना नहीं चाहूंगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए कि ठेठ गाली, विशुद्ध गाली, और वो सहज निर्मल भाव से परिवार की अलग अलग जनरेशन्स बैठी हुई हैं और वो चर्चा में मुंह से ऐसे निकलती चलती है जैसे कि सामान्य बोलचाल की भाषा है। और मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन हमारे यहीं फिरोजाबाद के एक बड़े सम्मानित हम लोगों के चाचा जी, हम लोग कहते थे, तो उन्होंने एक बार किस्सा बताया कि भाई हम कहीं गए और बड़े महत्वपूर्ण लोगों के बीच में हमारे मुंह से ये तो बातचीत में निकलने लगी गाली। तो उनमें से किसी ने कहा, तो उन्होंने, साहब माफ करिएगा, ये हमारी फैमिली डिजीज है। तो ये मस्त मौला किस्म की बातें हैं, इसमें कोई उनका आशय गलत नहीं है, लेकिन ऐसा बोलचाल की भाषा बहुत से लोगों की है। एक पुराना किस्सा है जो लगभग 100 वर्ष के तो पुराना है ही है, जो मैंने आपसे जिक्र किया है। राय साहब पूरन मल का, उनके भतीजे दीवान बहादुर जानकी प्रसाद जी के छोटे भाई स्वर्गीय पंडित मोतीलाल चतुर्वेदी रीवा राज्य में तहसीलदार थे। तो उन्होंने एक किसी पर कोई जुर्माना लगाया, होगा जुर्माना अठन्नी का हो, 1 रुपए का हो, कुछ हो। वो व्यक्ति गया और राजा महाराज साहब के दरबार से वो जुर्माना माफ करा लाया। अब वो जब वापस करा लाया तो कोई बात नहीं थी। अब वो वापस आया और उसने तहसीलदार साहब से कहा कि साहब हुजूर, मैंने गलती की थी। उन्हें गलती थी तभी जुर्माना लगा। साहब मैं तो महाराजा साहब के यहां से माफ करा लाया। तो उन्होंने अपने स्टाफ को हुक्म दिया कि इसको इतने 10 जूते मारो और हुक्के का पानी पिलाओ। फिर बोले अब इसको भी महाराजा साहब कैसे माफ करा लाना। ऐसे लोग भी थे। अगर आप आत्मबल की बात करें तो एक किस्सा मुझे याद आता है और मैं कभी भूल नहीं सकता, जो मैंने जिक्र किया डॉक्टर बनवारी लाल चतुर्वेदी जी का। उनको डायबिटीज थी।
उनसे जुड़े 2 किस्से हैं। फिरोजाबाद में उन्होंने अपना घर बाईपास रोड पे बनाया, तो वो उस समय काफी सुनसान इलाके में पड़ता था और कुछ समय ऐसा भी था जब वो और उनकी पत्नी अकेले रहते थे। तो उन्होंने वहां पर एक बोर्ड टांग रखा था, कार्डबोर्ड पर लिख के कि चोर भाइयों से निवेदन है कि आए, जो ले जाना है ले जाएं, कृपया हमें परेशान शारीरिक रूप से ना करें। और यह हंसी की बात थी, कोई ऐसा नहीं था कि वहां कोई मारपीट कर ले जाएगा, और ऐसी किसकी हिम्मत थी उस जमाने में चतुर्वेदियों के यहां करने की। यही डॉक्टर बनवारी लाल चतुर्वेदी जी इलाहाबाद में थे। अपने पुत्र, उनके सबसे बड़े पुत्र जो कि सेल्स टैक्स में बहुत उच्च पद पर थे उत्तर प्रदेश सरकार में, जिनको चतुर्वेदी समुदाय में जमुनी भाई साहब के नाम से बहुत लोग जानते हैं, तो उनके यहां थे। तो डॉक्टर बनवारी लाल चतुर्वेदी जी की डायबिटीज के कारण एक घुटने के पास से एक टांग डॉक्टरों को हटानी पड़ी थी, काटनी पड़ी थी। तो हमारे बाबा सुशील चंद जी और उनके बड़े भाई जज साहब सुरेश चंद जी, और मैं भी छोटा सा था, उनके साथ गया देखने। तो वो वहां बिस्तर पे लेटे हुए थे, और मैं समझ सकता हूं कि मेरे बाबा और उनके बड़े भाई जज साहब गमगीन थोड़ा थे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो मैं ये देख के ताज्जुब में रह गया कि डॉक्टर बनवारी लाल जी खूब हंसे, और हमारे बाबा को डीए डीए कहते थे। ये फिरोजाबाद में ये भी एक शब्दावली है प्रचलन में। तो उन्होंने इलाहाबाद में वहां पर बिस्तर पर लेटे लेटे कहा कि डीए डीए जे काहे को परेशान है रहे हो। हमने तो डॉक्टर से कही कि अगर दूसरों काट देते तो सर्कस में काम मिल जाता। सोचिए क्या जीवट था। ऐसी तकलीफ में भी एक उम्र के उस पड़ाव पर भी वो इतना बड़ा दिल लिए हुए हैं, इतना आत्मबल है उनमें कि वो अपनी तकलीफ को भी, इतने बड़े तकलीफ को मजाक में उड़ा दे रहे हैं। ऐसे पूर्वजों की हम लोग संतान हैं। मैं आपसे और भी अगले एपिसोड्स में जिक्र करूंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा वकीलों के बारे में, ऐसे वकील के बारे में जिन्होंने शेख अब्दुल्ला का केस लड़ा, ऐसे वकीलों के बारे में जो कि जज बने, ऐसे वकील के बारे में जिन्होंने टैक्सेशन की किताबें लिखी, और न जाने कितने लोग। प्रोफेशनल्स की बात करेंगे हम लोग, खिलाड़ियों की बात करेंगे हम लोग, चतुर्वेदी समुदाय में जिन महिलाओं ने अपने अपने क्षेत्र में नाम किया है उनकी बात करेंगे हम लोग। आपसे हर बार की तरह वही बात फिर से कहूंगा कि अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो इसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अन्य लोगों से शेयर करिए, और आपके पास जो जानकारी हो वो मुझसे शेयर करिए, जिससे ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। ये हमारा जो इतिहास है, हमारी जो संस्कृति है, ये गर्व करने लायक है और सबसे शेयर करने लायक है। इससे प्रेरणा मिलती है लोगों को। अगले सप्ताह आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। अभी भी भले ही अनलॉक का पीरियड शुरू हो गया है लॉकडाउन के बाद, लेकिन बीमारी का खतरा टला नहीं है। सावधान रहिए, तमाम नियमों का पालन करिए, सोशल एंड फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करिए और स्वस्थ रहिए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए पाला।